गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस। मैं हूँ पूजा हिरोलिया, वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स भोपाल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नागपुर 2020 का ओल्ड पेपर, जो मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाली हूँ। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 1 राइट आंसर होगा। राइट आंसर का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगी कि वो राइट आंसर क्यों है। तो पढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं एम्स नागपुर 2020 का जो ओल्ड पेपर है सॉल्यूशन के साथ में। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले करती जाऊँगी और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपके सामने रहेंगे, उसमें से एक उसका आंसर रहेगा। ठीक है, मैं आपको आंसर के साथ में वो आंसर राइट क्यों है उसका सॉल्यूशन भी साथ में बताती जाऊँगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीटेड आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप थोड़ा सा फोकस रखना। और मुझे लगता है कि ये आप सारे क्वेश्चन जो आप देखने वाले हैं आज, इसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको बताऊंगी आप पूरा ध्यान से देखना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसीटीएच? एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसीटीएच होता क्या है। ठीक है, तो पहले अपन इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसिटाइलकोलिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन। चारों में से कौन सा राइट आंसर है बताइए। चलो आप सोच के मुझे कमेंट कर देना कि इसका राइट आंसर क्या है, तो उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इसका सही आंसर है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसीटीएच होता क्या है। एसीटीएच एक हार्मोन होता है जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट होता है। और कहाँ पे काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ पे ये एक्ट करता है। किसके लिए? कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है उसके सिक्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट, इनिबिन इज सिक्रेटेड बाय। अब यहाँ पे भी यही सेम चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इनिबिन है क्या। इनिबिन एक प्रोटीन है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इनिबिन एक प्रोटीन है। चलिए बताइए ये कहाँ से सिक्रेट होता है? स्ट्रोमा सेल से, लाइडिंग सेल से, कॉर्पस ल्यूटियम से या सरफेस एपिथेलियम से? बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। इनिबिन एक हार्मोन है जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है? ये सिक्रेट होता है ग्रेन्युलोसा जो सेल्स होती है ओवरी की, तो वहाँ से ये सिक्रेट होता है। और वर्क क्या करता है? ये वर्क करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके ऊपर काम करता है। किसके लिए? एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसके सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए ये एक्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ मैंने क्या बोला है आपको अभी। ठीक है, इनिबिन एक प्रोटीन होता है जो कि ग्रेन्युलोसा सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है, और ये सेल्स कहाँ पाई जाती है? ओवरी के अंदर पाई जाती है। और इस प्रोटीन का काम क्या होता है? इस प्रोटीन का काम होता है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है, वर्क करता है, और उसके बाद जो एफएसएच का सिक्रेशन होता है उसको इनहिबिट करता है। ये इसका मेनली काम होता है। तो इसीलिए सही आंसर जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। अगर इसकी जगह ओवरी होता तब भी आपका आंसर सही जाता। नंबर 3, कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि आपको जितने भी एज ग्रुप होते हैं उनका कैलोरी इनटेक आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें बता देते हैं कि इस कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड का क्या रहता है। 1000 किलो कैलोरी पर डे, 800 किलो कैलोरी पर डे, 1200 किलो कैलोरी पर डे या 1500 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा 1000 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, तो 1 to 3 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए हम किलो कैलोरी पर डे जो होता है उसका हम कंसीडर करते हैं टिल 1050 तक हम इसका कंसीडरेशन रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सही आंसर जाएगा 1000। तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप ये सारी कैलोरी इनटेक वाले जो क्वेश्चन हैं इनका आप एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सबकी कैलोरी एज के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए, ताकि थोड़ा आपको माइंड में रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द फेमस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिफाइंड बाय। ठीक है,
तो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल हैं जो ये क्वेश्चन बहुत ही बार, ये रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स जो मैनेजमेंट है उनके क्वेश्चन है, तो मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये किसके द्वारा डिफाइन किए गए थे? एल्टन मायो, एडम स्मिथ, हेनरी फायल और जेम्स वाट। ठीक, तो इसका सही आंसर जाएगा हेनरी फायल। यस, आपको पता होना चाहिए 14 प्रिंसिपल कौन कौन से थे। उसमें स्केलर चेन आ जाती है, कमांड वाला एक है उसमें, तो ऐसे करके वो टोटल 14 प्रिंसिपल है जो कि हेनरी फायल के द्वारा दिए गए। तो आपको इतना सा याद रखना है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो हेनरी फायल। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, अ नर्स डेमोन्स्ट्रेट केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है नर्स ये सारी चीज़ों को, क्या? केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। किसके साथ में? पेशेंट के साथ में। तो आपको बताना है कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये क्या परफॉर्म कर रही है एक्चुअली। ठीक है, तो इथिकल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, नो। इमोशनल नर्स पेशेंट इमोशनल, नो। बताइए। लीगल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, नो। थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी, थेरापेटिक नर्स रिलेशनशिप, थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब आपको ये पता होना चाहिए कि थेरापेटिक नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें अकॉर्डिंग एक 4 फेज़ होती है, जिसमें कि उसमें होता है इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट, सेकंड होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है वर्किंग फेज़ होती है, फिर जो लास्ट वाली होती है वो टर्मिनेशन फेज़ होती है। तो ये जो यहाँ पे बता रखा है केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, तो ये सारी चीज़ें जो नर्स पेशेंट के साथ में करती है और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, ये वर्किंग फेज़ के अंदर आता है। तो ये जो है ये थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया जो है, अगर इसका आपको पता हो तो आप इसको आंसर को आराम से बता पाएंगे। ठीक है, वैक्सीन एंड टॉक्सोइड प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड आउट विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 4 यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले किए हुए हैं, आप बताइए। फर्स्ट वन इज़ अ पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी। तो राइट आंसर विल बी एक्टिव इम्यूनिटी। कैसे? क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही ये सेक्शन बने हुए हैं। आर्टिफिशियल आ गई, जैसे आर्टिफिशियल तरीके से हम कैसे इम्यूनिटी ले सकते हैं, लाइक जैसे हमने कोविड वैक्सीन लिया है, लाइक तो ये जो वैक्सीन हमने लिया है कोविड का, तो वो भी एक एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। तो उसी तरीके से मिजल्स का वैक्सीन हो गया, ओपीवी हो गया, बीसीजी हो गया, लाइक इस तरीके से ये आर्टिफिशियल तरीके से जो हम वैक्सीन लेते हैं ये एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट है टॉक्सोइड। तो टॉक्सोइड में टीटी टॉक्सोइड हो गया, डीटी हो गया, तो इस तरीके से ये भी एक एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि एक्टिव क्यों हुई? क्योंकि हमारे ये बॉडी के अंदर नहीं था, लेकिन हमने बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से लिया, इसलिए। ठीक है, अब अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होता तो शायद आप 3 ऑप्शन जो होते हैं इसको आप अच्छे से टर्मिनेट कर पाते। ठीक है, बट कोई ना, मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर आप इस चीज़ को गलत नहीं करेंगे। तो पैसिव इम्यूनिटी ये क्यों नहीं हुआ राइट आंसर? बिकॉज पैसिव इम्यूनिटी हमको पता है ये नेचुरल और एक जो रहती है सेकेंड वन जो आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन अगर हम बात करें इसी में नेचुरल कैसे इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि मॉम से बच्चे के अंदर जाती है, लाइक कोलेस्ट्रॉम के थ्रू, जो मिल्क होता है उसके थ्रू, तो वो भी एक तरीके से नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर आता है। और अगर हम कोई इम्यूनोग्लोबिन वगैरह लेते हैं बाहर से, ठीक है, और बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करवाते हैं, लाइक एंटीबॉडी हो गई, ये सारी चीज़ें, तो ये एक पैसिव टाइप की इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी राइट आंसर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये ड्यूरिंग लाइफ जो कि हम बाई बर्थ जो भी एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड करते हैं बर्थ टू टिल डेथ, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरीके से हम इनको टर्मिनेट करके राइट आंसर को
ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट 7th पे हम जाते हैं। रिंगर लेक्टेट सॉल्यूशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। यस, रिंगर लेक्टेट जो सॉल्यूशन होता है इसके कंटेंट जो होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसमें फॉस्फेट होता है, कैल्शियम होता है, उसमें लेक्टेट होता है, इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं उसकी वजह से ये किसी कंडीशन होती है जिसमें कि ये कॉन्ट्राइंडिकेशन के जो फीचर्स होते हैं वो लेके आता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको एक फाइंड आउट करना है। फ्लूइड लॉस अस बाइल एंड डायरिया, नो। हाइपोवोलेमिया, नो। लैक्टिक एसिडोसिस, नो। बर्न, नो। चलो मैंने चारों में नो बोल दिया। आपको लग रहा होगा कि चारों में नो कैसे हुआ। नहीं, इसमें से जो सी है वो राइट आंसर होगा, लैक्टिक एसिडोसिस। तो रिंगर लेक्टेट जो होता है वो किन कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, सीवियर लीवर डिसीज हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया या एनोक्सिक स्टेट हो गया। ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में रिंगर लेक्टेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि इन सभी कंडीशन में लैक्टिक एसिड का लेवल होता है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है, और जैसा कि हम अगर कंटेंट को देखें रिंगर लेक्टेट को, तो इसके कंटेंट में ऑलरेडी पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टिक एसिड होता है, तो लेक्टेट होता है। तो इसकी वजह से कंडीशन वर्सन ना हो, इसी वजह से रिंगर लेक्टेट को इन कंडीशन में अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस एजेंट डिक्रीज इंटेस्टाइनल मसल टोन टू स्लो पासेज ऑफ फीकस। ठीक है, तो वो कौन सा एजेंट है जो इंटेस्टाइनल मसल टोन को के ऊपर वर्क करता है या एक्ट करता है और स्लो पासेज ऑफ फीकस करता है? तो हम देख लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले किए हुए हैं। आप बताइए क्या हो सकता है? हाइपरटोनिक, कैथेटिक, लैक्सेटिव, एंटीडायरल, ओपियोइड एजेंट। तो इन 4 में से सही आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसमें एंटीडायरियल ओपियोइड एजेंट होगा। इसका सही आंसर एंटीडायरियल ओपियोइड एजेंट क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है ओपियोइड जो होता है वो एंटीकोलिनर्जिक का काम करता है। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब जो बॉडी के सिक्रेशन को कम करता हो, ठीक है, और जो स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करके सिक्रेशन जो होते हैं उनको स्लो करता हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इंटेस्टाइनल मसल टोन पे काम करके उनको उनकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है उनको कम करता हो। ये सारी एंटीकोलिनर्जिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ओपियोइड में होती हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि जो होता है एंटी डायरियल ओपियोइड एजेंट जो होता है वो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट की तरह वर्क करता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो सही क्यों नहीं हुए वो मैं आपको बता देती हूँ। कैथेटिक जो होता है वो भी एक लेग्जेटिव होता है। लेग्जेटिव हमको पता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देती है जिससे कि इजीली फिकस पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो लेग्जेटिव, थर्ड वाला भी लेग्जेटिव और फर्स्ट वाला हाइपरटोनिक, तो ये तीनों तो वैसे भी टर्मिनेट हो चुके हैं। तो इफ़ यू नो अबाउट दिस ओपियोइड एजेंट देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एंड टर्मिनेट दैट विच विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप थोड़ा जो है इसमें क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं उसका हमें थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती है और उसका आंसर 4 ऑप्शन में से एक रहता है, तो हम कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, मॉडिफाइड ईसीटी इज नॉट गिवन फ्रिक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ। बताइए आप इस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं? मॉडिफाइड ईसीटी मैं आपको बता दूं ये एक इनडायरेक्ट ईसीटी होती है, क्योंकि ईसीटी 2 टाइप की होती है, एक डायरेक्ट ईसीटी होती है और एक इनडायरेक्ट ईसीटी होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट ईसीटी होती है जिसमें सिर्फ एट्रोपिन ड्रग का यूज़ किया जाता है प्रोसीजर स्टार्ट करने से 30 मिनट पहले। ठीक है, और इनडायरेक्ट ईसीटी मतलब मॉडिफाइड ईसीटी जो होती है उसमें 3 टाइप की जो ड्रग होती है उसका यूज़ किया जाता है, जिसमें कि एट्रोपिन हो गया, ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन हो गया, ठीक है, और थियोपेंटोस सोडियम हो गया। तो ये 3 टाइप की जो ड्रग होती है वो यूज़ किया जाता है। अब इसमें विदाउट एनेस्थेशिया इस मॉडिफाइड ईसीटी को नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें अपने को राइट आंसर फाइंड आउट करना है कि
राइट आंसर क्या होगा? वैसे भी दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अनअवेबिलिटी ऑफ द एनेस्थीसिया। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा। इन डिप्रेशन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ, डिप्रेशन में किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है? एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, 5-HT या गाबा? बताइए। आई थिंक सभी को पता होगा क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो 5-HT विल बी द राइट आंसर। ये सीरोटोनिन भी बोलते हैं इसको, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए सीरोटोनिन को 5-HT भी बोलते हैं। अगर इसकी जगह सीरोटोनिन होता है तो वो भी आपका सही आंसर होता है। 5-HT जो होता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन जो होते हैं रिमेनिंग ऑप्शन उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे कि गावा एंजाइटी में होता है। ठीक है, तो कम होता है, और एसिटाइलकोलिन जो होता है वो हम पार्किंसनिज्म में देख सकते हैं। इस तरीके से हम ऐसे टर्मिनेट कर सकते हैं रिमेनिंग ऑप्शन को। ठीक है, एन एसिड फास्ट बेसिलस विच इज़ पैथोजेनिक। ठीक है, तो कौन सा एसिड फास्ट बेसिले होता है जो कि पैथोजेनिक होता है? ठीक है, तो बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बेसिलस, पर्ट्यूसिस, कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, साल्मोनेला, टाइफाइड। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड वन विल बी द राइट आंसर, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, तो यही एक ऐसा एसिड फास्ट बेसिलाई होता है जो कि पैथोजेनिक होता है, जो कि सारी डिसीज़ को कॉज करता है। ठीक है, जैसे लेप्रोसी हो गया, टीबी हो गया, इस तरीके से। ठीक है, हाउ मेनी थोरेसिक वर्टिब्रा इज देयर इन स्पाइनल कॉर्ड? तो कितनी वर्टिब्रा होती है, थोरेसिक कितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है स्पाइनल कॉर्ड में? तो अगर आपको सारी जो स्पाइनल वर्टिब्रा होती है अगर वो सारी पता होगी तो आप आराम से इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ए 8, सेकेंड 5, थर्ड वन 12 या डी जो है 10। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो आंसर होगा हमारा 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितनी होती है? 33 होती है, जिसमें कि कैसे डिवाइड होती है? 7 सर्वाइकल होती है, 12 थोरेसिक होती है, लंबार 5 होती है, सैक्रल 5 होती है, कोकिक्स 4 होती है। ठीक है, अब इसी की जगह वो स्पाइनल वर्टिब्रा ना पूछ के स्पाइनल नर्व अगर पूछ ले और उनका नंबर पूछ ले तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। अगर यहाँ पे पूछ ले चलो कि स्पाइनल हाउ मेनी स्पाइनल वर्टिब्रा, ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो कोई 31 करके आ जाएगा, कोई 33 करके आ जाएगा। तो वर्टिब्रा और स्पाइनल नर्व में सिर्फ 2 नंबर का अंतर होता है। ठीक है, तो जो स्पाइनल वर्टिब्रा होती है वो होती है टोटल 33। याद रखना, स्पाइनल वर्टिब्रा टोटल 33 होती है और स्पाइनल नर्व जो होती है वो टोटल 31 होती है। ठीक है, पेयर्स में। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने एक क्वेश्चन रिवाइज होता है, रिपीट होता है, तो आप प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हैं और आंसर को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूजेनिक मीन्स, यूजेनिक का मीनिंग क्या है? ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक प्रिवेंटिव मेजर, इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एनवायरनमेंट। तो यूजेनिक क्या होता है? यूजेनिक एक सेट ऑफ बिलीफ होता है और एक प्रैक्टिस होती है जिसका ऑल ओवर जो एम होता है वो होता है जेनेटिक क्वालिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करना होता है। लाइक हम अगर अमेरिका वगैरह में बहुत सारी जगह इस पॉलिसी को फॉलो भी किया जाता है, जैसे कि बर्थ कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो जेनेटिकली जो भी रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो करके जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में।
तो इसका ऑल ओवर मीनिंग यही निकलता है कि यूजेनिक इज अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस दैट एम टू इम्प्रूव जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 14। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू नॉन वर्बल एंड वर्बल सिंबल टू कम्युनिकेट द रिसीवर। तो आपको पता होना है ये चीज़ कि जो मैसेज होता है, ठीक है, अगर वो किसी सिंबल में कन्वर्ट हो रहा है, किसी सिंबल में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो एनकोडिंग कहलाएगा, चाहे वो नॉन वर्बल सिंबल में कन्वर्ट हो रहा है या वर्बल सिंबल में कन्वर्ट, तो वो हमेशा एनकोडिंग कहलाता है। अगर कोई सिंबल नॉन वर्बल एंड वर्बल मैसेज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई सिंबल है अगर वो इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट हो रहा है, सिंबल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में तो उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। और फीडबैक तो आपको पता ही है, जो रिसीवर हमको देता है, ठीक है, जो हम उसको अगर कुछ मैसेज पास करते हैं तो वो हमें रिप्लाई में कुछ बोलता है या फीडबैक देता है, उसको हम फीडबैक देते हैं। चैनल जो पूरी प्रोसेस होती है सेंडर और रिसीवर के जो बीच का जो प्रोसेसिंग चलती रहती है उसके बीच का जो होता है चैनल, उसी को हम चैनल बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा एनकोडिंग। ठीक है, जो कि किसी मैसेज को नॉन वर्बल या वर्बल मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो इसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप द नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ, ठीक है, तो अगर कोई नर्स किसी पेशेंट से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रही है, नर्स क्लाइंट पेशेंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रही है और वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, तो नर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना है या किस चीज़ से अवेयर होना है। तो हमें यहीं पे क्लियर है ये चीज़ कि भाई इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, ना कि वर्बल। अगर वर्बल होती तो हम वर्डिंग पे वर्ड उसको अंडरस्टैंड करते, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है तो आइदर इट विल बी डन बाय आई मूवमेंट, नेक मूवमेंट और बाय हैंड मूवमेंट। तो ये पूरी प्रोसेस जो होगी ये किसी न किसी मूवमेंट से ही इसमें कम्युनिकेशन होगी। तो नर्स को क्या ध्यान रखना है, पेशेंट से अगर वो बात कर रही है तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। इथिक बैकग्राउंड, द क्लाइंट डेवलपमेंट लेवल, द कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द क्लाइंट, नो। इसमें जो 4th वन है नर्वस हैंड मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात आ रही है तो ऑब्वियसली जो पेशेंट के जो हैंड मूवमेंट है उस पर नर्स को इस पे फोकस करना है, ठीक है, तभी जाके पूरा उसको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर है ये चीज़ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तो हम आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये था नागपुर 2020 नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम का ऑल पेपर, जिसके मैंने 15 क्वेश्चन निकाल के पार्ट 1 बनाया है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने 15 क्वेश्चन करके उसके पार्ट बना दिए ताकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि अगर ये ज़्यादा लेंथी हो जाता तो यू विल नॉट बी एबल टू सी फुल वीडियो, तो मैंने सोचा इसको हाफ करके डिवाइड कर देते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, क्या ऐसी टाइप के वीडियो में और लेके आऊँ। ये सारे सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।